देखिए, श्रम की परिभाषा तो हम सभी जानते हैं। आज हम ये जानेंगे कि श्रम शासन के दृष्टिकोण से श्रम में कुछ निम्न तत्व है जिनका समावेश होना अति आवश्यक है। पहला, श्रम में केवल उन्हीं प्रयासों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनसे कि धन की प्राप्ति हो। दूसरा, ये प्रयास शारीरिक, मानसिक अथवा दोनों हो सकते हैं। तीसरा, श्रम किसी न किसी रूप में उपयोगिता का सृजन करता है। वो सभी प्रयास जो अपनी इच्छा अथवा मजबूर होकर किए जाते हैं, यदि उनके द्वारा उपयोगिता का सृजन एवं तथा भौतिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या वितरण होता है, वे सब श्रम के अंतर्गत सम्मिलित होंगे। आज जानेंगे कि श्रम की विशेषताएं क्या है। आज का जो मेन टॉपिक है वो यही है कि श्रम की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर, है ना। तो मनुष्य के सभी आर्थिक क्रियाओं का जो आधार है वो श्रम होता है। श्रम के अभाव में सभी आर्थिक क्रियाएं, उत्पादन, वितरण, विनिमय या जीविकोपार्जन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो सबसे पहले इसका जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि श्रम को श्रमिक से अलग नहीं किया जा सकता। श्रम से श्रमिकों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का ज्ञान होता है। बिना श्रमिक के तो श्रम संभव ही नहीं है ना। श्रमिक ही तो अपने श्रम को बेचता है। दूसरा ये है कि श्रम उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। लेबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। श्रम के अभाव में किसी भी भौतिक वस्तु या सेवा का उत्पादन नहीं हो सकता। अगर श्रमिक अपना श्रम नहीं बेचेगा तो किसी भौतिक वस्तु का उत्पादन नहीं होगा या सेवा का भी मतलब सृजन नहीं होगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट विशेषता ये है कि श्रम उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तीसरा है कि श्रम जो है वो नाशवान वस्तु है। लेबर इज पेरिशेबल कॉमोडिटी। श्रम टिकाऊ नहीं वरन नष्ट होने वाली वस्तु। यदि कोई श्रमिक, है ना, किसी दिन काम नहीं करता है तो वो जो बीते समय है वो नष्ट हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि उस दिन का श्रम जो है वो अगले दिन हो जाएगा, नहीं। तो ये जो है श्रम नाशवान वस्तु है, फिर उसकी हानि उठाना पड़ेगा वो बीते समय की, है ना। फिर चौथा है कि श्रम उत्पादन का साध्य भी है। श्रम उत्पादन का न केवल साधन होता है बल्कि उसका साध्य भी होता है। वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन मुख्यतः मनुष्यों के लिए होता है। अगर उत्पादन पशु तथा पक्षियों के लिए किया जाता है तो अंततः इसका लाभ मनुष्य को ही होता है। आर्थिक दृष्टिकोण से प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई काम श्रम के अंतर्गत आता है। पांचवा है, श्रमिकों में सौदेबाजी की शक्ति होती है। देखिए, श्रमिक जो है वो अपने श्रम को बेचते हैं, है ना। और श्रमिक लगातार श्रमिक संघ बनाकर अपनी सौदेबाजी शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करता है। मतलब बार्गेनिंग पावर को वो मतलब बढ़ाते हैं, है ना, ताकि उनको उनके श्रम का अधिक जो है वो मूल्य मिले। श्रम को संचित नहीं किया जा सकता, यानी कि जैसे कि पूंजी है, पैसे हैं, ठीक है, और विभिन्न प्रकार की पूंजी और विभिन्न प्रकार की भौतिक वस्तु को भविष्य में उपयोग के लिए आप स्टोर कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। लेकिन श्रम को भविष्य के लिए संचित नहीं किया जा सकता क्योंकि श्रम एक नाशवान वस्तु है ना। फिर जो सातवां इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि श्रम से लगातार काम नहीं लिया जा सकता। देखिए, श्रम का उत्पादन एक सजीव साधन है और वह मनुष्य में ही निहित होता है। श्रमिक को भोजन, विश्राम, मनोरंजन तथा पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन यापन के लिए समय या अवकाश की आवश्यकता होती है। इसलिए उसे निश्चित अवधि तक ही आप उससे काम ले सकते। किसी भी मनुष्य आप वो मशीन की तरह काम नहीं ले सकते, कुछ एक निश्चित टाइम तक ही उससे काम ले सकते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत मशीन से आप लगातार उसको प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है। आठवां इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है यानी विशेषता है कि श्रमिक अपनी सेवाओं को बेचता है, अपने मतलब स्वयं को नहीं बेचता है। लेबर सेल्स हिज सर्विसेज नॉट हिमसेल्फ। देखिए, दास प्रथा खत्म हो चुकी है वर्तमान समय में, है ना। तो अगर कोई श्रमिक चाहे तो किसी भी समय में उस काम को अगर वो नहीं करना चाह रहा है तो वो उसे छोड़ सकता है, वो मजबूर नहीं किया जा सकता, ठीक है। अपनी इच्छा अनुसार वो फिर कोई नया कार्य आरंभ कर सकता है।
श्रम गतिशील होता है। श्रम गतिशील, देखिए श्रमिक को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है, लेकिन उतनी गतिशील नहीं हो सकती जितने की पूंजी, क्योंकि देखिए श्रम गतिशील हो सकता है, इसलिए बोला क्योंकि श्रमिक ही तो श्रम करते हैं, और श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, जैसे कि बिहार से किसी दूसरे जगह जा सकते हैं, महाराष्ट्र जा सकते हैं, केरला जा सकते हैं, जेके जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। बस दिक्कत ये आएगी कि भाषा में थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ा वहाँ का वातावरण जो है पूरा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, वहाँ का कल्चर डिफरेंट हो सकता है। तो जितना जो गतिशील पूंजी होता है उतना गतिशील आपका श्रम नहीं हो है, ठीक है। श्रम की पूर्ति में शीघ्र परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। देखिए मांग के अनुसार श्रम की पूर्ति जल्द करना संभव नहीं। उदाहरण के लिए मंदी की अवधि में जब श्रम की मांग गिरती है तो उसकी पूर्ति को बांधा या रोका नहीं जा सकता, इसलिए मजदूरी अवश्य गिरेगी। और जैसे कि मान लीजिए दूसरे कोई टाइम है, जैसे कि मान लीजिए युद्ध काल है, ठीक है, तो उस समय अगर मान लीजिए श्रम की मांग बढ़ जा रही है, दूसरे श्रम की पूर्ति दूसरी वस्तु की तरह बढ़ाई नहीं जा सकती, इसलिए मजदूरी भी बढ़ जाती है। श्रमिकों की सेवाओं की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, ये आपका 11वां विशेषता। द नेचर ऑफ लेबर सर्विसेज इज चेंजेबल। विभिन्न प्रकार के श्रमिकों के सेवाओं के स्वरूप भिन्न भिन्न होते हैं। समय तथा परिस्थिति के अनुसार श्रमिक की कार्य कुशलता या उसके गुण में परिवर्तन होता रहता है। देखिए किसी श्रमिक को आप अच्छा अनुभव हो जाता है तो उसका कार्य कुशलता बढ़ जाती है, उसको अच्छा प्रशिक्षण आप दे दीजिएगा तो कार्य कुशलता बढ़ जाती है उसकी। और अगर मान लीजिए किसी श्रमिक का थोड़ा एज हो गया है, बीमारी आ गई है, वृद्धावस्था आ गया, कमजोरी आ गया, तो उसकी कार्य कुशलता कम भी हो जाती है। तो इसीलिए कहा है कि श्रमिकों की सेवाओं की प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील होती है। श्रम एक मानवीय साधन है, इसलिए श्रम के न केवल आर्थिक पहलू बल्कि सामाजिक एवं नैतिक पहलुओं का भी सविस्तार अध्ययन किया जाना चाहिए।